और अब चलते हैं डॉक्टर वीना रानी जी के पास। जैसा डॉक्टर वीना जी तैयार हैं आप? डॉक्टर वीना से पहला सवाल करेंगे द्विवेदी जी। वीना जी, खाप पंचायतों के फैसले कैसे होते हैं? आपके हिसाब से सही होते हैं या गलत होते हैं? कोई एक गलत फैसला बता दो। देखो, खाप पंचायतों के फैसले ठीक होते हैं और किसी भी सामाजिक बुराई को अगर हमने ख़त्म करना है, उसमें जो खाप पंचायतें अपना डिसीजन देती है वो ठीक होते हैं। और मेरा ये मानना है, अगर कोई भी जैसे कन्या भ्रूण हत्या है या दहेज प्रथा है, इस तरह की जो बीमारी है, सामाजिक बीमारियां हैं हमारे समाज के अंदर, उसमें खाप पंचायतें बिल्कुल ठीक डिसीजन लेती हैं। मेरा मानना है, मैं इस बारे में गलत मानती हूँ, जैसे कि गांव में एक ही गांव के अंदर लड़का लड़की शादी कर लेते हैं, मैं इसे गलत मानती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी सामाजिक बुराइयां अगर शादी कर चुके हैं तो नहीं, ऐसा ये गलत है, वह ऐसे होना नहीं चाहिए। नहीं डॉक्टर वीना, शादी हो चुकी है तब, और उसके बाद खाप पंचायतें आप करें सारे फैसले सही होते हैं। खाप पंचायतें ऐसे फैसलों में कई बार ये कहते हैं कि आप राखी बांध दीजिए, बहन भाई बन जाइए। ये कहाँ तक ठीक है? ये गलत है कि सही है? नहीं, ये गलत है। वैसे ऐसा नहीं होता, पर मैं तो इससे पहले यही कहूंगी कि ऐसा एक गलत नहीं। फैसला हमारा सवाल ये है कि जो खाप पंचायतों के फैसले आपने बता दिए सही होते हैं, ये फैसला खाप पंचायत लेती है, गलत है कि ठीक है? देखो, खाप पंचायत जो फैसला लेती है वो उनको बड़े सोच समझ के ही लेना चाहिए। ये फैसला गलत है ना खाप पंचायत? हाँ जी। आप विरोध करते हैं इसका? इस मामले में मैं विरोध करती हूँ, लेकिन बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो खाप पंचायतें तो ठीक होते हैं। अच्छा, एक चीज है डॉक्टर वीना कि खाप पंचायतों में महिलाओं की भूमिका लगभग नहीं है। आप बीइंग ए लेडी, आपको लगता है कि खाप पंचायतों में महिलाओं की भूमिका होनी चाहिए? हाँ, मैं मानती हूँ खाप पंचायतों में महिलाओं की भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि एक महिला जो अपना दुख दर्द एक महिला को बता सकती है, वो आदमी को नहीं बता सकती। आप एमएलए बनती हैं तो क्या करेंगे इसके लिए? देखो, मैं अगर एमएलए बनती हूँ तो मैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी जनता के बीच में रह के उनकी जो समस्याएं हैं उनको ध्यान से सुनूंगी और समस्याओं का निपटारा करूंगी। जैसे मैंने अभी पंचायती राज इनका पूछना था कि खाप पंचायतों में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? मैं ऐसे पंचायतों से मिलके उनको अवेयरनेस करूंगी, लोगों को भी जागरूक करूंगी इस बारे में कि महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर वीना। और मैं दूसरे सवाल के लिए आग्रह करूंगा दीपक अरोड़ा जी आपसे। समाज में अंतर्राज्यीय विवाह को सरकारी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, इस बारे में आपकी क्या राय है? इसमें मेरी राय है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जात पात कहीं हम अगर भगवान ने हमें जन्म दिया है तो वहाँ से जात पात बन के नहीं आते, हम वहाँ से एक इंसान बन के आते हो और इंसानियत के नाते ही हमें यहाँ रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ इस समाज में आके ये कैटेगरी बनाई गई है, लेकिन भगवान ने जो हमें जन्म दिया है वो एक इंसान के रूप में दिया है और जात पात का कुछ ऐसा बोलबाला नहीं होना चाहिए और मैं इसके पक्ष में हूँ, उसको मैं इनाम देना। लेकिन क्या सरकारी तौर पे ऐसे विवाह करने वालों को कोई प्रोत्साहन देना चाहिए? हाँ, देना चाहिए जी, थैंक यू। और मैं तीसरे सवाल के लिए रिक्वेस्ट करूँगा विजयन जी आपसे। जी वीणा जी, आप शिक्षा को कितना महत्व देते हैं? क्या प्रदेश में मौजूदा स्वरूप जो शिक्षा का है उससे आप सहमत हैं या उसमें कुछ बदलाव चाहती हैं? देखो, उसमें बदलाव होना चाहिए, समय के अनुसार उसमें बदलाव होना चाहिए। मैं शिक्षा को इसलिए महत्व देना चाहती हूँ, अगर व्यक्ति शिक्षित ही नहीं होगा तो वो कैसे विकास करेगा? इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है और हमें शिक्षा को सिर्फ ये नहीं मान के चलना चाहिए कि खाली लड़कों को ही ज़्यादा शिक्षा देनी चाहिए। मेरा मानना है कि लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा शिक्षा देनी चाहिए। अगर हम लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा देंगे तो वो अपने घर का अच्छी तरह से पालन पोषण करेगी, अपने परिवार को शिक्षित करेगी। अगर लड़की शिक्षित होगी, महिलाएं शिक्षित होंगी तो प्रदेश की तरक्की और ज़्यादा होगी। कैसे करेंगे आप ये? मैं उसके लिए मैं अभी जिला परिषद की चेयरपर्सन होने के नाते भी मैं स्कूलों में जाके मैंने लड़कियों को जागरूक किया है, उनमें अवेयरनेस की है कि अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए और मैंने उनको जागरूक किया कि उनके अंदर ये डर नहीं होना चाहिए कि लड़कियां
किसी भी क्षेत्र में हम देखें तो लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं है। मैं उनको जागरूक करती रही जी। हूँ। महिला सशक्तिकरण पे भी मैंने काम किया केवल है। केवल जागरूक कीजिएगा या फिर आप अगर जैसे क्योंकि एमएलए बन जाइएगा उसके बाद क्या आप क्या करना चाहिए उसमें? देखो, अगर हम जागरूक करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। हमें कोशिश तो पहले उनको जागरूक करना पड़ेगा ना। सरकारी तौर पे क्या करेंगे, उनका पूछना ये है विधायक बनने के बाद। विधायक बनने के बाद ऐसी क्या कीजिएगा, क्योंकि जागरूक करने की बात तो ठीक है, पर उसके बाद उनको क्या सुविधा ऐसी मुहैया कराएंगे आप? हाँ हाँ, सुविधाएं अभी जैसे सुविधाएं दी जा रही हैं लड़कियों को, मैं ये कहूँगी कि मैंने बताया भी है कि हमारे सफीदो हल्के में जैसे स्कूलों की कमियां हैं, कॉलेज की कमी है, जी। आईटीआई नहीं है, और आईटीआई एक है उसमें सिर्फ 106 ही सीटें हैं, और पॉलिटेक्निक तो एक भी नहीं है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं होगा तो हम कैसे शिक्षित करेंगे? तो आप विधायक इसलिए- बनेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस हाँ करेंगे। हाँ, और जहाँ स्कूलों में स्टाफ नहीं है वहाँ स्टाफ भी थैंक यू जी। और मैं अंतिम चौथे सवाल के लिए सुरन जी आपसे। वीना जी, आज हरियाणा में महिलाओं को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और आप उनको कैसे ठीक करेंगे? देखो, आज महिलाओं की जहाँ तक बात की जाती है, एक पुरुष प्रधान समाज होने के नाते महिलाओं को अभी थोड़ा दबा के रखा जाता है। मैंने पंचायती राज में भी ऐसा देखा है कि उस पंचायती राज में महिलाओं को 33% आरक्षण तो दे दिया है, लेकिन महिला के नाम पे या तो उनके बेटे या उनके पति सरपंची या ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं या जिला परिषद की मेंबर हैं, उनके पति काम करते हैं। नहीं, मैं समस्याएं क्या क्या है महिलाओं के आज के दिन? महिलाओं की समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। अब जैसे कन्या भ्रूण हत्या बहुत बड़ी समस्याएं हैं। वैसे हम कहते हैं महिलाओं की सेफ्टी के लिए हमें कदम उठाने चाहिए। मेरा तो मानना यह है, देखा जाए तो महिला आज अपने ना तो घर में सुरक्षित है और ना ही गर्भ में सुरक्षित है। सबसे पहले तो अगर किसी का जन्म ही नहीं होगा तो उसके आगे सुरक्षा है और पालन जी। पोषण की क्या हम चिंता करेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमें जो कन्या भ्रूण हत्या है इस पे भी रोक लगानी चाहिए, और जो ये रेप केसेस जो बढ़ रहे हैं इसमें भी हमें जागरूक होना चाहिए और अपनी लड़कियों को जागरूक करना होगा कि इसके खिलाफ आवाज़, अगर किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो जाता है उसने चुपचाप ये अपराध सहन करके बैठना नहीं है, आवाज़ उठानी है, अपनी लड़ाई लड़नी है। जी, आप क्या करेंगे उसके लिए? मैं लोगों को जागरूक करूंगी और मैं काम कर भी रही हूँ इस बारे में। मैं लड़कियों को जागरूक आप कर रही विधायक हूँ। बन जाते हैं और आपके क्षेत्र में ऐसी घटनाएं होती हैं, तो विधायक के नाते आप क्या करेंगे? मैं उनके साथ, उनके हर समय साथ दूंगी। ऐसा अगर किसी के साथ ऐसा दुर्घटना ऐसी हो जाती है तो मैं उनके साथ हूं और मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ूंगी। जी, थैंक यू। सवाल जवाब राउंड में जूरी की कसौटी पर अब परखेंगे राजकुमार मोर जी आपको। जैसा राजकुमार जी तैयार हैं? जी। मलिक साहब, आप सवाल कीजिए पहला। मोर साहब, आपके विचार में युवाओं में जो है शासन व्यवस्था के प्रति बढ़ते असंतोष का मुख्य कारण क्या है? शासन सरकार के प्रति या शासन के प्रति? सरकार के प्रति, व्यवस्था के प्रति, शासन सिस्टम व्यवस्था के के प्रति। सिस्टम, पूरे सिस्टम के प्रति। युवाओं को जो सुविधाएं सरकार से या प्रशासन से जो सुविधाएं चाहिए, मूलभूत सुविधाएं, युवा को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए पहले, शिक्षा के बाद उसको रोजगार चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें नहीं मिल रही उसको। आज सबसे बड़ी समस्या जो आज रोजगार की है शिक्षित युवा के लिए, जो आज हमारा युवा भटक रहा है। और दूसरी एक और बात भी, जो युवा यहाँ शिक्षा लेके, कुछ युवा जो मैंने सुना है, आपको आंकड़े नहीं दे सकता, कुछ युवा शिक्षित होने के बाद बाहर जाते हैं दूसरे देश में। हमारी प्रतिभा यहाँ शिक्षा लेती है और वहाँ जाके उन देशों में उनके डेवलपमेंट में, उनके विकास में हिस्सा बनती है। उसके लिए हमारा सरकार, हमारा प्रशासन नाकाम है और इसलिए युवाओं में आज इसके प्रति रोष है। सिर्फ इसी वजह से ओनली, या कोई और भी कारण है? युवाओं के गुस्से का कोई और भी कारण है कि यही कारण है? और भी कई कारण हैं, तो आप युवाओं के बताइए गुस्सों आप। के और भी कई कारण हैं। रोजगार है, दूसरा उनको सुविधाएं ना मिलना, उनको समय पर उनकी सुनवाई ना होना, जी, किसी भी तरह की सुनवाई ना हो। ठीक है जी। और मैं दूसरे सवाल के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, दे दीजिए आप। भ्रष्टाचार को कम करने और ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे अगर एमएलए बनते हैं तो? कोई खाका होगा, विजन होगा आपके माइंड में, कैसे करेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सबसे पहले अपने आप का ऑनेस्ट, ईमानदार होना बहुत जरूरी है।
जी अपने काम के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति। जी। सबसे पहला ये सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है और सचेत अपने काम के प्रति। दूसरा, जो आज भ्रष्टाचार है, जो प्रशासनिक स्तर पर जो भ्रष्टाचार है, मान लीजिए जैसे कोई किसान जाता है अपने किसानी के लिए या कोई इंतकाल फर्द वगैरह के लिए पटवारी के पास जाता है, वो गया, वहाँ जाने के बाद उसको पटवारी का अगर वो रिश्वत दे देता है तो उसका काम हो गया। अगर वो रिश्वत नहीं देता तो उसको चक्कर कटाए जाते हैं, फिर उसको बार बार आना पड़ता है। इसलिए चक्कर ना काटे, इसके लिए वो रिश्वत देता है। जी। तो सबसे पहले तो ये सुनिश्चित किया जाए हर इंसान का काम वो रिश्वत ना दे। पहले तो ये सुनिश्चित हो कि वो जाए और उसका काम हो जाए, पहली बात। उसके लिए एक व्यवस्था स्थापित की जाए लोकतांत्रिक स्तर पर, जो सरकारी स्तर पर। जैसे अब ठीक है, लोकपाल आ गया, लोकपाल को कौन चुनेगा? जो जनता चुनेगी वो उसी को लोकपाल चुनेंगे। तो सबसे बड़ी जो जनता है, जनता ही चुनेगी। ईमानदार आदमी चुनिए, सबसे पहली बात तो यही है। और उसके बाद उस ईमानदार आदमी को अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। आप क्या करेंगे इसके लिए? ये कुछ आंसर जमा नहीं पूरा, आप क्या करेंगे? किस तरीके से उनको मैं पहले रिड्यूस तो करने के लिए क्या जो रिश्वत करेंगे? देता है, हम्म, जो रिश्वत उसको जिस काम रोकेंगे। के लिए रिश्वत देता है, उसको पहले ये सुनिश्चित करूंगा, करने की कोशिश करूंगा कि भाई ये काम आपका हो जाएगा और उसके लिए मैं सुनिश्चित करूंगा भाई आपका काम करवाने की मेरी जिम्मेवारी है, अगर ठीक मुझे है। मौका मिलता है विधानसभा स्तर पर। ठीक है। जैसे दूसरा तहसील स्तर पर है। दूसरा तो और कई तरीके हैं, बताओ जैसे ना, एंटी करप्शन है, जो हमारे एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट है, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना प्रशासनिक स्तर पर। और सबसे बड़ी बात तो अगर जो प्रतिनिधि ईमानदार होगा तो वहाँ बेईमानी चल ही नहीं सकती। थैंक यू। प्रतिनिधि का ईमानदार होना सबसे बड़ी और जरूरी बात है। थैंक यू जी। और मैं तीसरे सवाल के लिए रिक्वेस्ट करूंगा दीपक जी आपसे। क्षेत्रवाद का हरियाणा में काफ़ी बोलबाला है, जी सभी चौधर की बात करते हैं। जी। ये कितना सही है? चौधर की बात सभी करते हैं, क्षेत्रवाद की बात मैं समझा नहीं, दोबारा हरियाणा में क्षेत्रवाद को लेकर बड़ा बवाल होता है कि क्षेत्रवाद है, भेदभाव है क्षेत्र को लेकर, और सभी लोग अपने अपने क्षेत्र की चौधर की बात करते हैं। आप इसको कितना सही या गलत मानते हैं? देखिए, भेदभाव तो है जी। भेदभाव तो है, लेकिन अगर मुझे अपने क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा तो देखो मैं अपने क्षेत्र का काम करूंगा, नेचुरल सीधी बात है। मैं अपने क्षेत्र का विकास करूंगा, नौकरी के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए। लेकिन अगर मान लो पूरे हरियाणा प्रदेश की अगर आप बात करें, आपको पूरे हरियाणा प्रदेश में काम करने का मौका मिलता है और आप पूरे हरियाणा प्रदेश के सिस्टम और समाज को चलाते हैं और फिर उसके बाद आप एक क्षेत्र के विकास करते हैं, तो वो गलत है। जी। पूरे हरियाणा में एक समान विकास होना चाहिए। रही क्षेत्रवाद की बात, तो क्षेत्र में मुझे सफेदों में काम करने का मौका मिलेगा तो मैं लेकिन सफेदों में काम तो करेंगे, जिस गांव ने आपको वोट नहीं दिया उसका भी काम करेंगे कि नहीं जी करेंगे? बिल्कुल करूंगा। वही क्षेत्रवाद है कि आपने जो अपने पक्ष के काम करता है दूसरा नहीं किया, सबका समान काम करेंगे। पूरा क्षेत्र सफेदों क्षेत्र पूरा, जिस गांव ने वोट नहीं दिया उसके लिए भी काम करूंगा, ठीक है राजकुमार जी, और जिसने दिया उसके लिए भी काम। थैंक यू। और चौथा और अंतिम सवाल सुरेंद्र जी।